हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 14 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने स्पेन का ये कल्चर रन कर रहे हैं, जिसमें हम लास्ट डे मतलब आई मीन यस्टरडे सॉरी फेमस पेंटिंग एंड पेंटर्स को डिस्कस किया है। उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, अभी हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, राइट? है ना? तो काफ़ी प्रोमिनेंट पेंटर्स और उनकी पेंटिंग को हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें भी काफ़ी प्रोमिनेंट पेंटिंग्स हैं और पेंटर्स भी हैं, उनको भी हम जानेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, मैं आप सभी से चाहता हूँ कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे अटेम्प्ट तो करते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। वीडियोस तो देखते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें जब भी देखें। अगर टाइम नहीं है आपके पास, आप स्किप कर रहे हो, नहीं देखना चाह रहे हो, कोई काम आ रहा है, आप सारे अपने पहले काम रखो। जो आपका स्टडी का टाइम है उसके बीच में आप देख सकते हो, और अपने नोट्स जरूर बनाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बच्चे पीडीएफ की रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बच्चे पीडीएफ मांगते हैं, सर पीडीएफ प्रोवाइड करो। मैं उन सभी को बता दूं, बच्चों पीडीएफ में इसीलिए नहीं देता क्योंकि ये जो मार्केट है यूट्यूब का, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो जेएनयू के कोर्सेज के लिए ह्यूज ह्यूज अमाउंट चार्ज कर रहे हैं बच्चों के। जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से दें? दूसरी बात, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है अगर मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ? सच बताऊं, मुझे पीपीटी बनाने में, इस तरीके के प्रेजेंटेशन बनाने में अराउंड 2 to 3 आवर लग जाते हैं। सारी रिसर्च एंड ऑल सबको रखना एक साथ एक सोर्स से नहीं होता। और आप सभी को पता है कि ऐसा ही नहीं है कि जैसे कि मैं जस्ट पेंटिंग का नाम बताऊँ, उसके पेंटर का नाम, और मैं आगे बढ़ जाऊँ, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी नहीं है। सो मुझे टाइम लगता है। और दूसरी बात, अगर कोई पेड प्रोवाइड कर रहा है, और भी सी बात, अगर उसको इस तरीके का डेटा मिल जाए, है ना, उसको एफर्ट ना लगाना पड़े, तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, है ना? तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि मैं पीडीएफ नहीं शेयर करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होगे, तो आप पूरी वीडियो को देखोगे, आपको पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़, आप बोलोगे रिवीजन के लिए अपने शॉर्ट नोट बनाओ, जैसे मैंने बताया था, डिस्क्रिप्टिव वे में, और बहुत ही क्रिप्स डायग्राम्स एंड ऑल मेन कीवर्ड्स का यूज करके आप बना सकते हो। आपको दूसरी बुक नहीं तैयार करनी कि एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा हुआ पीडीएफ में या पीपीटी में कि वैसे ही लिखना है। नहीं, जो आपको रिमेम्बर करना है, आपको लगता है कि इसको आपको बाद में देखने की ज़रूरत है, रिवीजन चाहिए, बस उसी के की नोट्स आप लिख लीजिए या छोटे से डायग्राम बना लीजिए। तो इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं देना है। और जब आपका डिस्क्रिप्टिव या क्रिस्प नोट्स होंगे, आपका एग्जामिनेशन पास में होगा, आप फटाफट देख पाएंगे। तो ये थी बात दोस्तों पीपीटी के लिए। सेकंड चीज़, कुछ बच्चों ने पूछा था सर जामिया के बारे में बताएं, और मैंने पूछा जामिया के बारे में क्या जानना है आपको, स्पेसिफिक डिटेल, आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। उन्होंने बोला कि जो फ्रैंकोफोन स्टडीज़ है या स्पेन के लैटिन स्टडीज़, आई मीन उनका मतलब था कि जो 2 कोर्सेज नए लॉन्च हुए हैं जामिया में, या जामिया ने लॉन्च किए हैं बीए फॉरेन लैंग्वेज में, स्पेनिश और फ्रेंच, उसके बारे में बताऊँ। सिंपल है दोस्तों, या उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी भी मैं बता दूँ। मैंने पहले भी बताया, मैं इसको शॉर्ट में कवर करता हूँ। जामिया के 100 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये कोरियन के लिए भी सेम होगा, और फ्रेंच और स्पेनिश के लिए भी ऐसे ही होगा, अगर होगा तो पिछले पैटर्न पे। मैं पिछले लास्ट ईयर के पैटर्न पे बता रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 जो होते हैं वो आपके जीके से होते हैं, एंड करंट अफेयर्स उसमें रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जीके से, एंड 10 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश ग्रामर से, प्रीपोजिशंस, है ना, बाकी सारे नाउन्स एंड वर्ब्स एंड बहुत सारे ऐसे, है ना, टेंसेस पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन आपके, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं उसमें, है ना, आपको राइट। तो ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मार्क के होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बचे 60 मार्क्स, ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पोर्शन होता है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने 3 ऐसे दिए थे राइट करने के लिए,
ऐसे भी हो सकता है, तीन ऐसे दे देंगे, या समटाइम आपको ऐसे भी कर लेंगे, किसी ईयर आपको पोएम भी दे देंगे, तो उसमें से भी आपको आंसर निकालना इजी है। बट इसी तरीके से आपको 60 मार्क के, और देखा जाए अराउंड 70 मार्क का आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है, 30 मार्क का आपका जीके का होता है। तो यही तीनों चीज़ों के लिए होगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। और आपको प्रिपरेशन करनी है जीके की, तो आपने यहाँ से स्पेन का मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनको भी मैं कवर कर दूंगा, उसके लिए नो वरी, साइड बाई साइड करता रहूंगा उसको भी। बचता है आपका पोर्शन फ्रेंच का, तो फ्रेंच का भी मैं कवर कर रहा हूँ। कोरियन में कवर कर दूंगा आफ्टर रसिया, क्योंकि इसके बाद मैं रसिया कवर करूंगा फटाफट, ताकि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जो हम पढ़ रहे हैं मेजर, तो कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये समझ लिए मेजर हिस्सा कवर हो जाएगा आपके जेएनयू के प्रिपरेशन का। तो कोरिया स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें आपका जामिया के फॉरेन लैंग्वेज से कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका जेएनयू का भी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते आज हम डिस्कस करेंगे ये जो पहली पेंटिंग है, आप देख रहे होगे, पाब्लो पिकासो की, काफी फेमस पेंटिंग है, लार्ज ऑयल पेंटिंग, है ना। इसको क्रिएट किया गया है 1907 में, और इस पेंटिंग को देख सकते हो, काफी पैशनेट रहे हैं इसके लिए पाब्लो पिकासो। और काफी ये समझ लिए इस पेंटिंग को बनाने में उनको अराउंड 9 मंथ का टाइम लग गया था, है ना, इसको कंप्लीट करने में, है ना। तो काफी ये समझ लो स्टडीज, ज्योमेट्रिकल यूज भी किया गया है इस तरीके से, इसमें देख सकते हो ज्योमेट्रिकल, तो है ना, इंस्पायरिंग पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग के बारे में और भी पढ़ सकते हो। पेंटिंग का नाम है लेस डोमेइसिसले द एविगॉन पेंटिंग, एविग्नॉन पेंटिंग। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हो। मुझे स्पेनिश थोड़ी सी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो पढ़ सकते हो लेस डेमोइस यस द एविगॉन पेंटिंग, है ना। तो इसका पेंटिंग का नाम है, थोड़ा सा अजीब सा होता है फॉरेन लैंग्वेज, हालांकि जब आप पढ़ोगे आपकी आदत हो जाएगी इसको समझने की। तो ये चीज़ है, इसमें इतनी सी बात है। इस पेंटिंग का नाम याद रखिएगा खासकर, और ये पेंटिंग को रिलेट कर लीजिए इसके नाम से, इसलिए मैंने पेंटिंग की पिक्चर्स भी लगाई है। इसमें 5 न्यूड वुमेन हैं, जिनको उस टाइम के हिसाब से 20th सेंचुरी के अर्ली, जो 20th सेंचुरी का टाइम था, डिपिक्ट किया गया है, किस तरीके से उनकी सिचुएशन रही होगी। बहुत सारी स्टडीज होती रहती हैं कि पाब्लो ने क्या डिस्क्राइब किया है इस पेंटिंग में, डिपिक्ट करते रहते हैं इसकी मीनिंग को, है ना। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप क्या डिपिक्ट कर सकते हो, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अगला एक और पेंटिंग है, काफी इंटरेस्टिंग पेंटिंग है, द ओल्ड गिटारिस्ट बाय पाब्लो पिकासो। ये भी पाब्लो पिकासो की बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। इन्होंने इसको क्रिएट किया था 1903 एंड अर्ली 1904 में। इसको डिपिक्ट किया गया एक एलर्ली म्यूजिशियन, आपको इसमें दिखे, अगर डिपिक्ट करोगे तो एक बूढ़ा आदमी है, एक म्यूजिशियन है, काफ़ी कमज़ोर है, जिसने अपने ये गिटार को इस तरीके से पकड़ा हुआ है जैसे उसने झगड़ा हुआ है गिटार को, या उसी के सपोर्ट में वो बैठा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। काफ़ी वीक है, और पिकासो ने इस पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस टाइप की पेंटिंग को बनाने में, या इसके रिसर्च में। वो सोचते हैं किस तरीके से, जिसपे उन्होंने पॉवर्टी पे भी काफ़ी ध्यान दिया है उस टाइम पे, क्योंकि आज जिस तरीके से आपको प्रॉस्परस दिखता है स्पेन, होगा क्या मैंने तो नहीं देखा, बट अर्ली 20th सेंचुरी या 20th सेंचुरी इतने प्रॉस्परस नहीं था, है ना। हालांकि आपको देखा जाए ये काफ़ी टाइम से कंकर कर रहे थे, इनकी कॉलोनीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बट जिस तरीके से अभी रिच लाइफ दिखती है, रिच लाइफ स्टाइल है वहाँ की, स्पेन की, कुछ इस तरीके से नहीं थी, है ना। तो दूसरा, पाब्लो पिकासो का अटेंशन भी जाता था, जैसे बार्सिलोना का ये स्ट्रीट है जहाँ पे ये म्यूजिशियन बैठा हुआ है, और जिस तरीके से दिखाया गया है इसमें पेंटिंग में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनका। एग्जैक्टली ऐसे रहा होगा, आपने भी देखा होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे हालांकि गिटार लेके नहीं बैठते, बट अलग ही काइंड ऑफ के म्यूजिक
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप गलियों में घूमते हुए देखा होगा, आप बूढ़े लोगों को बजाते हुए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी अर्ली 20वीं सेंचुरी में रही होगी बार्सिलोना के स्ट्रीट में, जिसको पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट किया है ना, उतारा है। आगे बढ़े। अब पाब्लो पिकासो से कुछ करंट अफेयर देख लें। ये अर्ली में तो नहीं है बट कुछ ही टाइम की है। जैसे ये वाली पेंटिंग है, आप इस पेंटिंग को देखोगे, वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो, ये भी पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, जो कि सेल किया गया है $100 मिलियन में, है ना। ऐसी पेंटिंग तो आप भी बना सकते होगे, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, पर आप सोचोगे इसके लिए $100 मिलियन क्यों देना। बट कुछ ना कुछ तो दोस्तों जो आर्टिस्ट हैं या जो आर्ट लवर हैं उनको समझ में आती है, जिसके लिए वो रेडी रहते हैं पे करने के लिए, है ना। इस तरीके की पेंटिंग है जिसके लिए वो $100 मिलियन भी देने के लिए रेडी होते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। एक पेंटिंग और है जिसको काफ़ी मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट सीरीज रही है, आर्ट वर्क है, आर्ट सीरीज बोल सकते हो, लेस फेमस द एल्गर, है ना। तो ये भी एक सीरीज है 15 पेंटिंग की। इसमें न्यूमेरस ड्राइंग्स रही है स्पेनिश, है ना, जिसको बनाया गया है किसके थ्रू, पाब्लो पिकासो के थ्रू। इसमें भी ज्योमेट्रिकल का भी यूज किया गया है, वुमेन है तरीके से। तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग रही है जिसको सेल किया गया है। तो ये दो पेंटिंग और हैं, आपको नाम याद रखना है, लेस फेमस दे एलिगर, एंड दूसरा है वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो, है ना। तो ये दो पेंटिंग है अलग से। तो आगे बढ़ते हैं। ये है पाब्लो पिकासो जिनकी हम बात कर रहे हैं, काफ़ी फेमस हैं, स्पेनिश पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं, प्रिंट मेकर हैं, सेरामिटिस्ट हैं, थिएटर डिजाइनर भी हैं। ये इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट जो लाइफ है स्पेंड की है फ्रांस में देखा जाए, और इनकी कम से कम 50,000 से प्लस आर्ट वर्क रहे हैं ड्यूरिंग उनकी लाइफ टाइम में, इंक्लूडिंग इसमें 50,000 में इंक्लूडेड है पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, प्रिंट्स हैं, स्कल्पचर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। और ये फेमस है किस चीज़ के लिए, क्यूबिस्ट टाइम के लिए, क्यूबिस्ट पेंटिंग्स के लिए। आपने देखा होगा, है ना, जैसे अभी मैंने बताया था, ये किस टाइप की पेंटिंग थी, लेस डोमेनिसेलियस द एवी नॉन, जिसमें 5 न्यूड मूवमेंट थी जो 1907 में बनाई गई है इनके द्वारा पेंटिंग। वो काफ़ी फेमस पेंटिंग है, उसके लिए जाने जाते हैं, और ये फर्स्ट क्यूबिस्ट वर्क है इनकी, है ना। अब क्यूबिस्ट वर्क क्या है तो मैं आपको समझाऊं, बस आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखिएगा। ये जो पेंटिंग है, आप इस पेंटिंग को किसी भी एंगल से देखोगे तो ये पेंटिंग दिखाई देगी आपको सही से, है ना। क्यूबिस्ट में यही होता है, इस तरीके का आर्ट होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो कि आप इसको किसी भी एंगल से देखोगे, थोड़ा तिरछा होके भी, थोड़ा टेढ़ा होके भी, है ना। तो इसको देखेगी, आप अपने स्क्रीन को भी उल्टा सीधा थोड़ा सा करके देखने का ट्राई कीजिएगा। आगे भी एक पेंटिंग और दिखाऊंगा जो पाब्लो की है, बट एक और आर्टिस्ट हैं, हालांकि वो डिसाइपल हैं पाब्लो के ही, उन्होंने पाब्लो की पेंटिंग बनाई हुई है ऐसे। तो आप उसको भी देखोगे टेढ़ा मेढ़ा अपनी स्क्रीन को उल्टा करके भी, तो आपको सही से पेंटिंग वो नजर आएगी, है ना। वो आगे मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, और उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये रही बात पाब्लो पिकासो की यहाँ पे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या किसी भी पेंटर्स अगर मेरे से छूट रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट सीरीज है इसकी पेंटिंग एंड पेंटर्स की, या कोई पेंटिंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी पेंटिंग नहीं कवर कर सकता, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ना, जो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी फेमस पेंटर्स हैं, मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी कि सर इनके बारे में आप बताएं, इनकी पेंटिंग्स के बारे में बताएं, मैं उनको भी जरूर करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला है एक पेंटिंग है बाय एल ग्रेको, जो पेंटिंग है जिसका नाम है द बरियल ऑफ द काउंट ऑफ ऑर्गास, है ना, पेंटिंग बाय एल ग्रेको। तो ये काइंड ऑफ किंग है, आप इनके बारे में पढ़िएगा, ऑर्गास कौन थे, इनकी बरियल्स में काफ़ी लोग शामिल हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, है ना। ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है।
और ये पेंटिंग कब की है? 1586 की। आप इसकी टाइम लाइन देखिए दोस्तों कि कितनी पुरानी पेंटिंग है। 1586 की, अराउंड 60th सेंचुरी की, है ना। काफ़ी प्रोमिनेंट रेनेसांस पेंटर रहे हैं ये एल ग्रेको, और ये स्कल्पचर भी रहे हैं, आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीक ओरिजिन भी रहे हैं, है ना। है तो ये स्पेनिश पेंटर, आप यहाँ पे ग्रीक ओरिजिन समझ के ये मत समझ लेना कि ये ग्रीक से हैं, है ना। तो वाइडली इनको कंसीडर किया जाता है फाइनेस्ट वर्क के लिए, है ना, और इनके इस इलस्ट्रेटर के लिए। काफ़ी पॉपुलर लोकल लेजेंड भी हैं अपने टाइम के 1586 के। तो ये भी एक पेंटिंग है, अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हो एल ग्रेको की पेंटिंग है, अगर इसको आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो, है ना। बाकी इस पेंटिंग को ध्यान से देखिएगा, आप इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। किस तरीके से यहाँ पे हेवन को भी दिखाया गया है ना। बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो, जैसे परी एंड ऑल भी होते हैं लोग यहाँ पे, ये देखिए, है ना, जीसस एंड ऑल, छोटा सा बच्चा, इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, है ना। तो इसको डिपिक्ट कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और ऑर्गास के बारे में पढ़िएगा, काउंट ऑफ ऑर्गास क्या है, तो उसके बारे में भी आपको समझ में आएगा। एल ग्रेको को ये काफ़ी फेमस हैं अपने ही टाइम के, जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक ओल्ड मास्टरपीस इनके द्वारा क्रिएट की गई हैं। बाकी और भी पेंटिंग्स हैं, है ना, जिसके लिए इनको मास्टर पेंटर भी बोला जाता है, ओल्ड मास्टर पेंटर्स, है ना, जिन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है अपने टाइम पे। ये है एल ग्रेको, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई हुई है। आगे बढ़े, अगली एक और काफ़ी फेमस पेंटिंग है, सैटर्न डिवोलिंग हिज सन, पेंटिंग बाई फ्रांसिस्को दी गोया। हमने फ्रांसिस्को दी गोया इसकी पहली वाली सीरीज में भी पढ़ा था, हम इसकी दूसरी वाली सीरीज में भी पढ़ रहे हैं। ये भी काफ़ी फेमस पेंटिंग है उनके द्वारा, फ्रांसिस्को दी गोया के द्वारा। तो इस पेंटिंग में खास बात क्या है, इसमें मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू द मिथ, है ना, ट्रेडिशनल जो मिथ होते हैं, इंटरप्रिटेशन होते हैं, इसको इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसमें जो टाइटन क्रोनस नाम का एक कोई व्यक्ति है, या आप बोल सकते हो डिमॉन्स भी बोल सकते हो, या ऐसे समथिंग आपको डिमॉन ही दिखेगा, जो डिमॉन ही होते हैं जो अपने बच्चे को खुद को खाएं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको फियर था कि उनको ओवरथ्रोन कर दिया जाएगा अपने ही बच्चों से, तो इसलिए वो 1 बाय 1 अपने सारे बच्चों के वो खा रहे थे। तो उसी की मेथोलॉजी पे जब भी उनका कोई बच्चा बर्थ लेता था उसको वो खा जाते थे। उन्हीं ये जो मेथोलॉजी है इसी के बेस पे इन्होंने इस पेंटिंग को एक कैनवस पे उतारा है, फ्रांसिस्को दी गोया ने, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो इस पेंटिंग को। तो ये भी फ्रांसिस्को दी गोया की पेंटिंग है। ये है फ्रांसिस्को जो दी गोया, काफ़ी देखा जाए तो स्पेनिश ये रोमांटिक पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी और भी पेंटिंग देखिएगा, एक जो फेमस पेंटिंग है मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी है, आपको समझा दिया है, तो इसमें इतनी डाउट्स नहीं होने चाहिए, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। और इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेनिश आर्टिस्ट, कब के, लेट 80th एंड अर्ली 90th सेंचुरी के। अब आपको ये समझना है 20th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट या इम्पोर्टेंट पेंटर कौन है स्पेनिश के। अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखी हो, मैंने बताया है पहली वाली वीडियोस में भी, इसमें भी, तो आप उनके नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। एक ये मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा था, एक टाइमलाइन है फ्रांसिस्को दी गोया की कि कब उनका जब बॉर्न होता है और उनके डेथ के बीच की जो टाइमलाइन है, उन्होंने कब स्टार्ट किया था वर्क, और उनके प्रोमिनेंट पेंटिंग जो रही हैं कब उनका कब उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। तो देखा जाए बॉर्न यहाँ पे हुए थे, ये 1750 का है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो 1745 समथिंग का टाइम होगा। एंड इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 1760 में। देन देखा जाए तो इनकी जो प्रोमिनेंट पेंटिंग है, ये 3 डॉट्स हैं, अलग अलग की पेंटिंग है।
तो यहाँ पे भी इन्होंने 1800 से पहले की बनाई है हुई ये पेंटिंग है। जैसे मैंने बताया था ना, लेट 80th सेंचुरी और अर्ली 90th सेंचुरी के बीच में इनके वर्क बनाए गए हैं, जिसमें ये जाने जाते हैं। और देखा जाए 8830 में इनकी डेथ होती है। और भी काफ़ी प्रोमिनेंट पेंटिंग आती है, 1800 में भी आती है, 1810 में, एंड अगेन 1815 में भी रही होगी, या 13 ऐसे काउंट कर सकते हो। ये 1820 के बाद जो आता है 1821 में भी इनकी जो प्रोमिनेंट पेंटिंग आई थी, इसी में से एक पेंटिंग थी यही सैटर्न डिवोरिंग हिज सन, है ना। तो ये पेंटिंग इसी टाइम लाइन की है ना, अर्ली 90th सेंचुरी की। तो इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, हम अगली पेंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, द फॉर्म पेंटिंग बाय जुआन मीरो। इसको अपनी तरीके से आप समझ सकते हो, और अगर इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन जाननी है गूगल की मदद ले सकते हो। तो बट आपको जैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जाम में समझ में आए, देख के समझ में आ जाए, उसको अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन करो। बट हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सही प्रोनाउंसिएशन करो इसकी। तो एक तरीके की ये फार्मिंग की पेंटिंग है, इसको यहाँ पे बनाया गया है ना। ये भी एक ऑयल पेंटिंग है। इसको कब बनाया गया है? अर्ली 20th सेंचुरी में। कब? 1921 और 1922 के बीच में, है ना। कहाँ पे? पेरिस में बनाया गया था इसको। तो इस तरीके की पेंटिंग है। एक टाउन है मोंटेरियोग del कैंप, है ना, उस टाउन के बेस पे इस पेंटिंग को बनाया गया है। ऐसी और भी पेंटिंग है इनके द्वारा फार्मिंग के ऊपर, जुआन मीरो की, तो उसको भी आप देख सकते हो। बट ये द फार्म पेंटिंग्स अगर नाम आए तो ये नाम याद होना चाहिए आपको, है ना। तो इतनी सी बात है इस वाली पेंटिंग में जो आपको समझना है। इनको बारे में भी आप समझ लें जुआन मीरो के बारे में। ये एक स्पेनिश पेंटर हैं, स्कल्पचर हैं एंड सेरामिस्ट हैं। ये बॉर्न हुए हैं बार्सिलोना में, और इनके लिए दो म्यूजियम जो है डेडिकेटेड किए गए हैं इनके वर्क के लिए। जो पहला म्यूजियम है वो है फुंडासियो जुआन मीरो, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था नेटिव सिटी में बार्सिलोना इन 1975 में। और जो दूसरा था फुंडासियो पिलार y जुआन मीरो, इसको इस्टेब्लिश किया गया है एडॉप्टेड सिटी पाल्मा दे मलो मलोरका या मायोरका, इस तरीके से पढ़ सकते हो, एल नहीं पढ़ सकते इसको, इस तरीके मायोरका, है ना, पाल्मा दे मायोरका इन 1981 में। अब पाल्मा दे मायोरका है कहाँ लोकेशन में? चलो मैं आपको अभी मैप भी कराऊंगा। तो जुआन मीरो से रिलेटेड इनके म्यूजियम के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, बट अगर पूछा गया तो ये पेंटिंग पूछी जा सकती है। बस इनसे बस इतनी बात समझनी है और इनका नाम याद होना चाहिए। ये है वो पर्सन, इनकी ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, ठीक है। चलो हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं कि कहाँ है स्पेन। तो चलो, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, क्रॉस करेंगे हम अरेबियन, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे अरेबियन सी को, देन हम इंटर करेंगे रेड सी में, देन पहुंचते हैं मेडिटेरेनियन सी, एंड अगेन यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे है स्पेन, है ना। तो अब स्पेन को थोड़ा सा हम बड़े मैप पे देखते हैं। ये है डिटेल मैप थोड़ा सा। तो यहाँ पे है ये फ्रांस, नदर्न साइड में, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेजर सिटी है बिलबाओ, है ना। यहाँ पे है इसके स्पेन के वेस्ट में पोर्चुगल, साउथ में है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, एंड जिब्राल्टर भी है यहाँ पे। किसको बिलोंग करता है ये आपको बताना है, जिब्राल्टर, है ना। और ये है वेलेंसिया, बार्सिलोना, जो अभी हम जिस शहर के बारे में बात कर रहे थे, ये है मैड्रिड। तो आपको जब भी कोई भी लोकेशन देखनी है स्पेन से, तो आपको ये सेंटर में रखना है मैड्रिड, इसी के रिस्पेक्ट में देखना है ना। ये है सिवैया। अब ये है पाल्मा, जिस शहर के बारे में हम बात कर रहे थे, ये एक आइलैंड पे बसा हुआ है, और यहीं पे इनकी ये जो फुंदेसिया पिलार ई जुआन मीरो की
जो म्यूजियम है इसको यहीं पे स्टेब्लिश किया गया है 1981 में, पाल्मा दे मयोर्का में, है ना। तो ये थी ये लोकेशन, और ये मैंने मैप करा दिया है। ये है मेडिटेरियन सी है, और इसके देखें स्पेन के नॉर्थ में बे ऑफ बिस्के है ना। तो बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था एक और पेंटिंग में दिखाऊंगा जो कि क्यूबिस्ट स्टाइल में होगी, और इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी एंगल से, तो आपको ये पेंटिंग नजर आएगी, है ना। तो ये है जुआन ग्रिस, जिन किसको पोर्ट्रेट किया गया है, पाब्लो पिकासो को, है ना, इन्होंने पोर्ट्रेट किया है। और ड्यूरिंग 1906 में जुआन ग्रिस जो है वो ट्रेवल करते हैं कहाँ, पेरिस पे। क्योंकि आप देखा जाए जितने भी पेंटर को मैंने अभी पढ़ाया आपको, और मोस्टली उन्होंने अपना टाइम जो है कहाँ पे स्पेंड किया है, फ्रांस में। तो ये भी अपना फ्रांस में गए थे। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में ही है, राजधानी है भैया। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ये मिले थे किससे, जॉर्ज बारेक एंड पाब्लो पिकासो से। और जो ग्रीस थे वो काफी इन्वॉल्व थे किसके साथ, पिकासो के साथ। उनके साथ ये किस तरीके की पेंटिंग को डेवलप कर रहे थे, क्यूबिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, क्यूबिस्ट की खास स्टाइल जो है मैंने आपको बताया है। आप किसी भी एंगल से इस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको पेंटिंग दिखाई देगी, है ना। तो ये थी जुआन ग्रिस की बात। इनके बारे में और थोड़ा सा समझेंगे तो पिकासो के अंडर में रह के इन्होंने इस तरीके की पेंटिंग को देखी और काफी फेमस हुए, और पिकासो इनके मेंटर भी रहे थे, है ना, जुआन ग्रिस की। ये हैं वो पर्सन जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये भी बॉर्न हुए थे कहाँ पे, मैड्रिड में। तो जाहिर सी बात है तभी तो स्पेनिश पेंटर बनेंगे। और इन्होंने अपना काम कहाँ पे किया है, कहाँ पे रहे हैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, फ्रांस में रह के काम किया है इन्होंने, है ना। जो भी इनका एक्टिव पीरियड था वो फ्रांस में रहे थे। क्लोजली कनेक्टेड टू द इनोवेटिव आर्टिस्टिक जनरल क्यूबिज्म, जिसको इन्होंने डेवलप किया था किसके साथ, मिस्टर पिकासो के साथ, है ना। तो ये पिकासो की इन्होंने ही पेंटिंग बनाई थी, पोर्ट्रेट ऑफ पाब्लो पिकासो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पोर्ट्रेट ऑफ पाब्लो पिकासो मेड बाय, है ना, तो आपको राइट पेंटर का नाम बताना है। आप पिकासो का नाम देख के जाहिर सी बात है पिकासो के नाम पे टिक नहीं करना है, आपको ये नाम याद रखना है, जुआन ग्रिस। इन्होंने ही पेंटिंग बनाई थी, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और हमने काफ़ी मेजर पार्ट डिस्कस किया है, क्योंकि इस पोर्शन से जेएनयू या जामिया या इफ्लू कोई भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में ये हम बस इतना ही सीखेंगे, और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं स्पेन की। कुछ बच्चे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं स्पेन के ऑथर्स एंड बुक्स को भी डिस्कस करूं सेपरेटली। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेपरेटली वो एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ऑथर्स एंड बुक्स को मैं डिस्कस कर दूंगा प्रोमिनेंट। और ये अब यहाँ पे होता है समाप्त ये सीरीज। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो मैं साइड बाय साइड लाऊंगा, साथ में मैं साइड बाय साइड उसको भी पढ़ा दूंगा। आपके जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट, वहां से जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिनको हमें पढ़ना है समझना है, तो उनको भी हम समझेंगे, है ना। तो उसके लिए वरी मत होइएगा। और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका रसिया। रसिया को हम अच्छे से कवर करेंगे, उसकी हिस्ट्री एंड ऑल। हिस्ट्री बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, बट हाँ अर्ली 20th सेंचुरी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो हम देखेंगे रसिया कैसे था, किस तरीके से वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जो टर्म हैं तो उनको भी हम पढ़ेंगे, जैसे मार्क्सिज्म एंड ऑल, है ना। तो क्योंकि अगर हमें रसिया को समझना है तो मार्क्सिज्म भी हमें समझना जरूरी है। उसकी जो आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म की, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, सो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, वहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली वन बाय वन सारे कमेंट को देखता हूँ, मैं आंसर वहाँ पे करूँगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।